सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी। किसी सेट ए से लेकर किसी सेट बी तक का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सिंपली ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, क्या ए और बी में रिलेशन है वो हमें स्टेटमेंट में हमेशा ही बताया जाता है। ठीक है, और वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जिस पर के एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो हमारे पास m1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो हमारे पास m2, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे m1 इंटू m2। ठीक है, तो फिर हम टोटल ए क्रॉस बी से कितने सबसेट्स बना सकते हैं, मतलब कि हम ए से बी तक टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m1 इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से कि किन्हीं दो सेट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की क्या वैल्यू होगी, 2 रेज टू पावर उन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई ऊपर है आपको रख देना। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगर हमारे पास हो रिलेशंस ऑन द सेट ए, यानी कि रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, तो उस पर हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर बेस्ड के हमें मोस्टली एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है। सो सबसे पहले वो रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिंपल अगर हम इसको देखें कि ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो, यानी कि फॉर ऑल, इसको हम क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्योंकि रिलेशन में सभी एंट्रीज ऐसी होती हैं, इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड विद ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड विद ए। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए ही होना चाहिए फॉर ऑल। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन रॉन्ग होती है देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट रिलेशन में हैं उन एलिमेंट्स का रिवर्स भी रिलेशन में हो। ठीक है, जैसे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए इज रिलेटेड विद बी है, देन बी इज आल्सो रिलेटेड विद ए वहां पर होना जरूरी है, यानी कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ए में से ही हमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। आगे इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, प्लीज इन फॉर्मूलाज को साथ में नोट डाउन कर लें। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी रिलेशन फंक्शन यूनिट को किया हुआ है तो आपके लिए ये चीजें बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक होंगी, इजी होंगी। अगर आप लोग रिलेशन फंक्शन को ये फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं इसके लिए घबराना। एक बार इनको नोट डाउन कर लें। शुरू में सबसे पहली बार में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है, बट जैसे जैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको इसकी जो एक लैंग्वेज है वो आपको बाद में जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने साथ में ही नोट डाउन जरूर करना है। नोट डाउन होगा तो आपको इस वीडियो को देखने का अच्छे से 100% ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए इज आल्सो रिलेटेड विद सी। इस बी को बीच में से हटा दिए तो ए सी बिलोंग्स टू आर बी वहां पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन बन जाता है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये सभी प्रॉपर्टीज किसी रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन में हम बना सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट की बनाई जाती है, जैसे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, वो सभी एलिमेंट जो कि इस ए के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज और बात याद रखनी है,
मान लीजिए कि हमारे पास A1, A2, A3 ये सभी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारा जो भी सेट है वो आ जाएगा। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो होगी 5। मतलब ये सभी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन की एग्जांपल दी है, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z r इज इक्वल्स टू ए बी। इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे, मतलब a इज रिलेटेड विद b सच दैट a माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। अगर a माइनस बी का मॉडुलस 2 के साथ डिवाइड हो जाता है तो ये a और b एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये हमें रिलेशन बताया गया है। इस पर हम ये सभी प्रॉपर्टीज को बाद में अप्लाई कर देख सकते हैं, वो हम आगे जाकर एग्जांपल्स में सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ और जो डायरेक्टली एमसीक्यू की फॉर्म में आपको पेपर में आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ सबसे पहला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए विद दीज 3 एलिमेंट्स 1 2 3। कोई भी सेट हो जिसमें के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ओनली 3, उस पर आप अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बना सकते हैं, 5। इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला बिल्कुल नहीं है, आपको सभी रिलेशंस बनाकर देखने पड़ेंगे। अगर एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं, अगर आपको सोल्व करने को आता है तो आपको सभी रिलेशंस बनाकर दिखाने होंगे। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा बनेगा इस सेट पर, 1 1 2 2 3 3। क्योंकि हमने क्या कहा था कि रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ऐसे ये हो सकता है रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये थे रिलेशंस के सभी फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके लिए फंक्शंस के सभी फॉर्मूलाज। प्लीज़ साथ में नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यह एग्ज़ाम टाइम में भी और उसके बाद भी आपके ये सभी नोट्स आपके हमेशा ही यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशंस पर ही कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया जाता है, तो उससे हम बना लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए रूल और द सेट ऑफ रूल्स। जैसे हमें यहाँ पर बताया था कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, वो एक रूल्स हो सकते हैं। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अब ये जो है फंक्शन में क्या होगा कि ए के सभी एलिमेंट यूज हो रहे होंगे, या मान लीजिए ये सेट ए है। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट का दूसरी तरफ कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। ठीक है, और उसका एक यूनिक आंसर होगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इस साइड पर उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, 2 आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ये कोई दूसरा एलिमेंट है तो ऐसे इनके वहाँ पर जो आंसर्स होंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेट ए है, ठीक है, जिसमें से हमें जो x की वैल्यूज को चूज करना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जो आंसर्स आते हैं जहां पर वो होती है कोड मेन। अब देखिए कि कोड मेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि इसके आंसर यहाँ पर ये हो ही ना। जो आंसर्स होते हैं, ओनली जो आंसर्स होते हैं इस फंक्शन के, उनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोड मेन। ठीक है, और इस साइड के एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं प्री इमेजेस, और उस साइड के एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं इमेजेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में भी ज़रूर रीड की होंगी। ठीक है, तो अदरवाइज आपकी रिवाइज हो गई हैं। अब जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द 1 1 फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ध्यान से इसको सुनना है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ fx1 is equals to fx2 implies that x1 is also equals to x2 for all x1 x2 belongs to the set A। इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की सेम इमेजेस आती हैं तो वो एलिमेंट भी सेम होने ही चाहिए। मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, दो
जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके आंसर्स भी अलग अलग होने चाहिए, तो फंक्शन है 1 1। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है। अब जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, इसमें अगर हम सोल्व करते हैं एफ ऑफ 1 तो उसका आंसर भी 1 है। अगर हम सोल्व करते हैं एफ ऑफ -1 तो उसका आंसर भी 1 है। दोनों का सेम आंसर आ गया, बट ये जो x की वैल्यूज तो यहाँ पर अलग अलग है। सो दिस इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट दिस इज 1 1, क्योंकि इस पर सभी के आंसर जो हैं वो डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं जो फंक्शन 1 1 नहीं होते, दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है कि फॉर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देयर आर डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, अब इसके साथ ही हम आगे रीड करते हैं दैट इज द ऑन टू फंक्शन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन टू और द सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बी एलिमेंट है वो जितने भी बी के एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर भी रेंज वाले ही सभी एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। ठीक है, ए के तो सभी एलिमेंट यूज होने ही हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है, बी के भी सभी यूज होते हों, देन दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। सो इसको हम ऐसे इन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेट b, दैट इज अवर कोड मेन। यहां से हमने एक एलिमेंट उठाया है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस सेट a सच दैट y इज द इमेज ऑफ द x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। ये होना ज़रूरी है, तो ये बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लें। मैं आगे जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा उसमें हम ये रिटर्न में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कोड मेन। ठीक है, एंड आल्सो अगर कोई 1 1 फंक्शन है फ्रॉम द सेम सेट टू द सेम सेट, और वो सेट कौन सा है, दैट इज द फाइनाइट सेट, उसके एलिमेंट्स की गिनती की जा सकती है, देन 1 1 फंक्शन ऑन टू भी होगा और ऑन टू फंक्शन 1 1 भी अपने आप ही बन जाएगा अगर सेम सेट से सेम सेट तक है और वो सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, ओके। और जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उस पर हमें सोल्व कर कर देखना पड़ेगा, उसके लिए हम श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे सकते। ओके, तो आगे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ ये सभी आपको अच्छे से रट लेने हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ द 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट दिस टू दिस। ठीक है, सेम सेट से सेम तक हम कितने टोटल 1 1 फंक्शंस बना सकते हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जितने उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स हैं तो हमें सोल्व कर देना है 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू द 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू द 6। ठीक है, नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट विद एलिमेंट्स n टू सेट विद एलिमेंट्स 2। ठीक है, तो जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं, यहाँ पर अब हैं 2 एलिमेंट्स, तो 2 रेज टू पावर जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं n, एंड -2 कर देना है जितने यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। सो मतलब अगर एलिमेंट्स यहाँ पर होते 4 तो हम क्या लिखते, 4 रेज टू पावर n -4। ठीक है, तो ऐसे आप इसका एक जनरलाइजेशन भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ द 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, अगर हमें 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही सोल्व करने हों, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो ही हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज उसमें कोई भी 1 1 ऑन टू फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 5 थे, बी में 6, तो 0 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर द 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 4। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमें सोल्व करने हो यहाँ पर 1 1 फंक्शन, पहले तो हमने किया था ना कि सेम एलिमेंट से सेम सेट से सेम में है तो जितने एलिमेंट है उसका कर दिया फैक्टोरियल। अब बी में है 4 एलिमेंट्स और ए में है 3। अब यहाँ पर ध्यान में आप लोगों को रखना है
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ही हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। अगर बी में ए से एलिमेंट्स हो जाएं लेस देन, तो 1 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, सो ए टू बी आर, इसको ऊपर रखना है 4p3। ठीक है, बी के एलिमेंट 4p3, यानी कि 4p3 ये बन गया आपका 4 फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपका 24। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट जो MCQs एग्जाम में आते हैं उसके बारे में था। तो यहाँ तक अब आप लोगों के रिलेशंस एंड फंक्शंस में से सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए हैं। अब हम आगे इनकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को